हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए चैप्टर वाइज मैथ का क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट सभी चैप्टर्स का क्वेश्चंस और उसके साथ साथ फॉर्मूला का भी रिवीजन कराऊंगी। तो मैथ का ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है, तो सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या ले लेंगे। जैसे कि यहाँ है एक संख्या 3, तो दूसरी अनुपात है, सॉरी, 1:3, तो दूसरी अनुपात 4 है। इनका योग करेंगे, क्योंकि योग दे रखा है 420, तो इनका सम कर लेंगे, आ जाएगा 7। इस 7 रेशियो को, ये जो 7 रेशियो आया है, इस 7 रेशियो को बराबर कर लेंगे 420 के। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें एक रेशियो की वैल्यू मिल जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 60। जब एक रेशियो का मान 60 आ गया है तो बड़ी संख्या पूछी गई है। ये तो छोटी है, ये अनुपात छोटी है, ये बड़ी है। तो इसी 4 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 का, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 240। यदि छोटी पूछी जाती तो यहाँ पर हो जाता 180, लेकिन बड़ी पूछी गई है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो ये दोनों अनुपात 7:8 हो जाते हैं। तो संख्याएं निकालनी है, वही सेम यहाँ पर जोड़ना होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 5:6 है, इसमें 7 जोड़ा जाएगा, यानी इस रेशियो में भी 7 जोड़ा जाएगा, तो इस रेशियो में भी 7 जोड़ा जाएगा, 6 जोड़ा जाएगा, सॉरी, इस रेशियो में 6 और इस रेशियो में भी 6। तो 6 जोड़ने के बाद ये रेशियो हो रहा है 7:8, 7:8 हो रहा है। अब यहाँ से हमें इन दोनों रेशियोज का गैप देखना है। तो यहाँ से गैप आ रहा है 2 का और यहाँ से भी 2 का। जब गैप सेम आता है तो यहाँ 2 का गैप, इसको बराबर कर लेंगे 6 के। इसे काटेंगे तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा 3, एक रेशियो बराबर 3 आ जाएगा। ये अनुपात है, रेशियोज हैं और हमें निकालना है संख्या। तो इन अनुपातों में ये एक रेशियो का वैल्यू जो आया है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि 5 × 3 है तो यहाँ से मिल जाएगा 15। 6 है तो 6 × 3 कर लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 18। 15:18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ए काम को 15 दिन में करता है, ए काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में। ए अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, यानी ए है और बी। ए काम को 15 दिन में कर रहा है और उसी काम को, यहाँ ले लेती हूँ, उसी काम को ए और बी मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर, ऐसे है क्योंकि ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, यहाँ 15 दिन में, और यहाँ टाइम लग रहा है 10 दिनों का, जब दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 15 दिन में 30 यूनिट कार्य को, ये यहाँ जो आता है ये टोटल यूनिट होता है, ये जो होता है यहाँ टोटल यूनिट होता है। तो यहाँ से 15 से 30 को 2 बार में यहाँ से चल जाएगा, ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में, तो यहाँ से आ जाएगा 3। अब यहाँ पर चेक करेंगे ए का एफिशिएंसी, जो कि कार्य क्षमता 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ऑब्वियसली बी का हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों को मिलाकर 3 है। जब दोनों को मिलाकर 3 है तो बी का आ जाएगा 1। तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में कर लेगा, यही पूछा गया है। तो ए की तो है इफिशियंसी कार्य क्षमता 2,
टोटल वर्क 30 है। इस 30 में ए की कार्य क्षमता का भाग लगा देंगे 2, यहाँ से आ जाएगा 15 दिन। तो 15 दिन में ए कर लेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दो ऑप्शन दे रखा है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम जो कि 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो विकर्ण निकालना है। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन ये होता है ए क्यूब, जिसको भुजा कहा जाता है या इसे ए भी कहा जाता है। तो ए क्यूब या भुजा क्यूब किया होता है। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण होता है ए भुजा √3 यानी a√3। तो यहाँ जैसे कि आयतन है ए क्यूब, इसको जो 216 के बराबर है, और आप सभी को पता होगा 6 का क्यूब होता है 216। तो हमें ये तो क्यूब का वैल्यू 216 है यानी ए क्यूब का वैल्यू। तो हमें ए निकालने के लिए यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। 216 के ऊपर ये क्यूब है तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 6। ए बराबर ए का मान आ गया जब 6, तो भुजा निकल कर आ गई 6। और तो विकर्ण निकालनी है, विकर्ण डायगोनल जो कि हो जाएगा 6√3 जो कि है। यहाँ सिर्फ 6 पुट करना था। तो ऑप्शन बी यहाँ 6 बना लीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6√3। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना था, यहाँ सिर्फ आयतन को आयतन के बराबर करना था। आयतन भुजा क्यूब होता है और 216 6 का क्यूब होता है। विकर्ण a√3 होता है यानी भुजा √3 होता है। जब 6 भुजा हो गया, भुजा 6 निकल कर आ गया, तो यहाँ से 6√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन दे रखा है 603 गुना 597। 603 गुना 597 इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि यहाँ दे रखा है, मैं 500 लिख, 603 गुना दे रखा है 597। तो ये 600, इसको मैं क्यों ना ब्रेक करके लिख रही हूँ। 600 + 3, 600 + 3 लिखूँगी। और ये 600 से कितना कम है, जो कि ये है 600 माइनस का 3, 3 कम है 600 से, यानी यहाँ मुझे मिल गया, देख साफ साफ दिख रहा है a + b, और यहाँ से मिल रहा है a माइनस का b। तो जब भी अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, वैसे तो सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो कि होता है, जब भी a + b इंटू a - b ये बराबर होता है a² माइनस रहेगा यहाँ a² - b² के बराबर होता है। तो यानी हमें ये वैल्यू दे रखा है और ये वाला वैल्यू दे रखा है। जब ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें निकालना है सिर्फ a² - b² को, यानी यहाँ से मुझे निकालना होगा a² और b²। और a बराबर जो कि 600 माने हैं, a बराबर 600 और b बराबर 3 मान लेंगे। अब यहाँ से इनका स्क्वायर करना होगा, तो आप सब इनका स्क्वायर भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 2 जीरो का स्क्वायर कर लेंगे, यानी यहाँ से 4 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो का स्क्वायर करने पर 4 जीरो यहाँ से मिलेगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी ये हो रहा है 36 40, और इसमें से माइनस करना होगा 9 को। तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं है 10 मानते हैं, 0 है 10 मानूंगी, 10 में से 9 जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 1, फिर बचा 9, 9, 9, 3 बार 9 आ जाएगा, यहाँ 6 है
6 है, कैरी लेने के बाद बचा 5 यानी 35,991। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जिसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाना था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही फॉर्मूला लगाकर सॉल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का, वो तो लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था, ये अलजेब्रा का है। क्वेश्चन दे रखा है जब भी एक्स प्लस, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को लिख दे रही हूँ, मैं क्वेश्चन को एक्स माइनस 1/x बराबर दे रखा है 6, और हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब, यानी एक्स से हमें क्यूब पर जाना है। तो जब भी एक्स से क्यूब पर जाया जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पी क्यूब माइनस का, यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट साइन लेना होता है, प्लस का 3p हो जाएगा। और p का मान जो कि p बराबर जो कि 6 है, तो 6 का क्यूब कर लेंगे, मैं लिख दे रही हूँ 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6, p की जगह पर 6 माने हैं। उसके बाद 6 का क्यूब कर लेंगे 216 हो जाएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी बताई हूँ होता है। और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 18, तो इनका सम कर लेंगे, सम करेंगे तो 8 4 12, 12 और 2 14, यहाँ से 2 और 1 3, कैरी का 3, फिर यहाँ 234 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ यदि देखिए, यदि x प्लस 1/x हो और पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो उसके लिए क्या कंसेप्ट लगेगा। जब एक्स से स्क्वायर पर जाना होता है तो यहाँ डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ p बराबर 6 है, जैसे ऐसे ही कोई वैल्यू दे रखी होती है तो यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट साइन लिया जाएगा, माइनस हो जाएगा, p² माइनस 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर के केस में यहाँ p नहीं रहेगा, ये क्यूब था इसलिए यहाँ पर p लग गया, यहाँ पर p नहीं रहेगा, सिर्फ सिंपली यहाँ कुछ नहीं करना है, p² माइनस 2 करना है। नेक्स्ट, यदि x माइनस 1/x बराबर x² प्लस 1/x² हो तो इस केस में यहाँ पर p², यहाँ इसकी अपोजिट साइन लेना होता है, प्लस 2p, ये हो जाएगा। फिर क्यूब, ये माइनस वाला था तो यदि x³ माइनस का प्लस का 1/x³ निकालना हो, और हाँ, यहाँ पर यदि आप सभी को x प्लस दे रखा हो 1/x और निकालना हो क्या x³ प्लस 1/x³, यानी x से हमें क्यूब पर जाना होता है तो उसके लिए p², यहाँ प्लस का सिंबल है तो इसका अपोजिट साइन p² नहीं रहेगा, p³ रहेगा, क्योंकि क्यूब पर जाना है तो p³ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 3p। ये सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 25 और 36 का मध्यानुपात ज्ञात करें। यानी जब भी मीन वैल्यू निकालनी होती है, मीन प्रोपोर्शन निकालनी होती है, जिसको कहा जाता है मध्य अनुपात, तो उसके लिए कंसेप्ट होता है √a/b। a यानी है यहाँ क्वेश्चन में 25, b दे रखी है 36, तो इसको अंडर रूट कर लेंगे 25 इंटू 36, 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो आप सभी को पता होगा 5 का स्क्वायर होता है, ये 36 6 का स्क्वायर होता है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, गुना जा जाएगा 30, तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंप्लीफिकेशन का है, क्वेश्चन दे रखा है 5,000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मैं 2 मेथड बताऊंगी। पहला मेथड नंबर 1 सक्सेसिव केस लगाना बताऊंगी, तो जैसे कि उसके लिए परसेंटेज
को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पता होना चाहिए। तो आपको वैसे तो सब किसी को पता होगा 20%। 20% को सॉल्व करेंगे यानी 20/100 करेंगे, 1/5 आ जाएगा। 1/5 आ जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये प्रिंसिपल का रेशियो होता है, ये न्यूमरेटर में होता है जिसको अंश कहा जाता है, ये होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज का रेशियो। इंटरेस्ट यानी ब्याज का रेशियो जिसको हिंदी में कहा जाता है ब्याज, और इसको कहा जाता है मूलधन। और आप सभी को पता होगा जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यानी ब्याज और मूलधन दोनों ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा अमाउंट जिसको कहा जाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन यहाँ से 6 मिल जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो ये सारे कंसेप्ट मैं बेसिक से बताई हूँ ताकि जब भी करना होगा तो दो मेथड बताऊंगी, आप दोनों में से जो भी अच्छा लगे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट मिल गया। टाइम 2 वर्ष का है तो पहले वर्ष 5 जो कि प्रिंसिपल है तो 5 से 6 हो जाएगा, फिर दूसरे वर्ष भी 5 से 6 हो जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे यदि क्रॉस में कटना होता, जैसे कि यहाँ 6 से 5 कट जाता, लेकिन ये कट नहीं रहा है तो क्रॉस में काटना होता है, लेकिन ये कट नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ से मिल जाएगा 25 इनका मल्टीपल, और यहाँ से 36 मिल जाएगा। ये जो 25 है ये प्रिंसिपल का, यहाँ लिखी भी हूँ इनके सामने, ये प्रिंसिपल का रेशियो होता है और ये होता है अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों को घटाने के बाद मिल जाता है यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस जो कि इंटरेस्ट ब्याज। तो ब्याज यहाँ से मिल जाएगा, इंटरेस्ट ब्याज मिल जाएगा 11 का, 11 जो कि ब्याज मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस यही लिख देती हूँ, 11 आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल का रेशियो 25 है। तो इस 25 रेशियो को मैं क्यों ना बराबर कर लेती हूँ। प्रिंसिपल जो कि 5,000 रुपये है, मैं इस साइड थोड़ा सा दूसरा मेथड को एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं नहीं इधर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर कर देती हूँ। तो 25 से 5,000 कट जाएगा तो यहाँ से एक रेशियो का मान मिल जाएगा 200। एक रेशियो का मान मिल जाएगा 200। जब एक रेशियो का मान 200 मिल जाएगा और यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट में से जब प्रिंसिपल यानी मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो 11 मिल रहा है, 11 जो कि ब्याज है, 11 जो कि ब्याज है। इस ब्याज को मैं एक रेशियो का वैल्यू जो कि है 200, इस ब्याज में एक रेशियो का मान 200 है, इस 200 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 तो यहाँ से मिल जाएगा 2200 जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज जो कि चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया सक्सेसिव से। अब चलती हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड नंबर सेकेंड 2। तो जब टाइम 2 साल का दे रखा होता है, टाइम 2 वर्ष का होता है तो ये कंसेप्ट लगता है वही सेम जैसे कि यहाँ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो कि 5,000 है, 5,000 है। पहले वर्ष 20% का रेट है, 20% को सॉल्व की हूँ, 1/5 आया है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5 कर लेंगे, इसको 5 से काटेंगे 5,000 को तो यहाँ से मिल जाएगा 1,000, तो यहाँ 1,000 लिख देती हूँ। फिर अब उसी 1,000, अब यहाँ 5,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा फ्रैक्शन को, यहाँ हमें फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो आया है 1,000 इसमें करना होगा यानी 1/5, इससे 5 से काटेंगे 1,000 को तो यहाँ से मिल जाएगा 200 मिल जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो यहाँ मल्टीप्लाई दो वर्ष का टाइम है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा और यहाँ 1 का, तो यहाँ से तो मिल जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 2,000 मिल रहा है, 2,000 यानी मिल रहा है, और यहाँ से 2 एकम 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। जो ऐड करने के बाद जो आएगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 2,000 पहले था और ये 200 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2,200।
2200। उम्मीद करती हूँ ये दोनों कंसेप्ट आप सभी को, ये दोनों मेथड आप सभी को पसंद आ गया होगा और इजली समझ में भी आ गया होगा। जब 2 वर्ष का टाइम होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है पहले वर्ष 2 और दूसरे वर्ष 1 का। फिर यदि 3 वर्ष का रहता है तो पहले वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे वर्ष 3 का और तीसरे वर्ष 1 का, यानी लास्ट में 1 का। यदि 4 वर्ष का होता है तो पहले वर्ष मल्टीप्लाई किया जाता है 4 का, दूसरे वर्ष 6 का, तीसरे वर्ष फिर 4 का, तीसरे वर्ष 4 का और चौथे वर्ष 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। उम्मीद करती हूँ जब भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाइएगा तो ये कंसेप्ट दूसरे 2 वर्ष के लिए 2 गुना 1 करना होगा, तीसरे वर्ष के लिए 3 गुना 3 गुना 1, चौथे वर्ष के लिए 4 गुना 6 गुना 4 करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी 12 वस्तु हैं जिनका सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस जो कि 15 रुपये, लागत मूल्य यानी जिसको कहा जाता है क्रय मूल्य, 15 रुपये कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो अब यहाँ से मुझे मिल जाएगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा 4 बार में और 5 बार में 3 से चला जाएगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस तो मिल जाएगा 5 और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है तो यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट का रेशियो अंश में आता है, हर में कॉस्ट प्राइस का रेशियो गुना होता है 100 का। ये प्रॉफिट के केस में। यदि लॉस निकालना होता है तो लॉस बराबर होता है लॉस, मैं इसलिए रिवीजन करा रही हूँ क्वेश्चन के साथ साथ, मैं बोली भी हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले का भी रिवीजन कराऊंगी, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट के केस में घटाया जाता है, लेकिन लॉस में कॉस्ट प्राइस के में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ यदि परसेंटेज लॉस निकालनी हो तो लॉस का रेशियो अंश में होता है न्यूमरेटर में और बटा में आ जाता है कॉस्ट प्राइस। सभी केस में चाहे प्रॉफिट निकालनी हो या लॉस निकालनी हो, सभी केस में कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर हर में ही आता है, गुना होता है 100 का। तो ये परसेंटेज लॉस निकालने का कंसेप्ट होता है। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन में इस मेथड का फॉर्मूले का यूज होगा, इसलिए मैं बताई हूँ। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस 5 है और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4 है, यानी सेलिंग प्राइस अधिक है, तो इस केस में 1 रेशियो का प्रॉफिट हो जाएगा। 1 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 1 रेशियो का प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालनी है, उसके लिए प्रॉफिट का रेशियो तो 1 है और कॉस्ट प्राइस 4 है, तो बटा में 4 आ जाएगा, गुना हो जाएगा 100 का। 4 से काटेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 25। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन का है, क्षेत्रमिति का। क्वेश्चन दे रखा है बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है, तो बेलन का आयतन निकालनी है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर यानी त्रिज्या जो कि 7 है, एच ऊंचाई 20 है। पाई का मान आप सभी को पता होगा, पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या जो कि 7 है, 7 इंटू स्क्वायर करना है तो 7 इंटू 7, ऊंचाई 20 है, 7 से 7 कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ से 22 इंटू 7 कर लेंगे, ये हो जाएगा 154। 22 सत्ते 154 इंटू 20 करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, 15 दूनी के 30, यहाँ रहेगा, फिर से लिखते रहेंगे 0, 8, 30, तो 80, 30, 80, 3080 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।